हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 22 जुलाई 2021 और 22 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करना न भूलें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी के सभी अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में एक साथ मिल जाएंगे तथा उन सभी पीडीएफ को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तथा एक साथ पढ़ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि एलआईसी। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आरोग्य रक्षक एक गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाला नियमित प्रीमियम व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना पेशकश की है। योजना कुछ निर्दिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों के खिलाफ निश्चित लाभ स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। यह चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में समय पर सहायता प्रदान करता है और बीमा धारक और उसके परिवार को कठिन समय में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने में मदद करता है। अब आरोग्य रक्षक पॉलिसी लॉन्च हुई है तो इसकी विशेषता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी विशेषता यह है कि भुगतान प्रतिभूति के विधि के मामले में आरोग्य रक्षक पॉलिसी नियमित व्यापक स्वास्थ्य बीमा से अलग है। आमतौर पर व्यापक स्वास्थ्य नीति बीमा राशि की सीमा तक चिकित्सा उपचार किए गए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति करती है। दूसरी ओर आरोग्य रक्षक वास्तविक चिकित्सा उपचार लागत की परवाह किए बिना बीमा राशि के बराबर एक मुफ्त लाभ का भुगतान करती है। व्यक्तिगत एक पॉलिसी के तहत अपना मुख्य बीमा धारक के रूप में या अपने पति या पत्नी, सभी बच्चों और माता पिता का बीमा कर सकते हैं। यह पॉलिसी मुख्य बीमित पति, पत्नी, माता पिता की आयु जिनकी 18 से 65 वर्ष के बीच आयु है जिनकी और 91 दिन से 20 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी यह उपलब्ध है। मूल बीमित पति, पत्नी, माता पिता के लिए उपलब्ध कवर अवधि 80 वर्ष तक है जबकि यह बच्चों के लिए 25 ईयर्स तक के लिए अवेलेबल है। अब बात हुई है एलआईसी के बारे में तो जान लेते हैं एलआईसी के बारे में। एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यह एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि भारत सरकार का अधीन है। यह भी प्राइवेट होने जा रहा है, ऐसा बातचीत चल रही है। लगभग प्राइवेट हो ही चुका है एलआईसी भी। यह पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता था लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ही है, लेकिन फिर भी बात चल रही है इसकी प्राइवेटाइजेशन करने की। अब बात हुई एलआईसी के बारे में तो जान लेते हैं यहाँ का चेयरपर्सन कौन है। तो एलआईसी का चेयरपर्सन एमआर कुमार है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधीन अभी कार्य करता है तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसका फाउंडर भी है तथा इसके कई सब्सिडरी है जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईडीबीआई बैंक, एलआईसी नेपाल तथा इसके कई और अन्य सब्सिडरीज भी हैं। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी केरल। केरल के कोलम जिले के पेरुमकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। प्रसिद्धि का दावा है कि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्षों के ठोस प्रयासों का परिणाम है। पेरुमकुलम कोलम जिले के कोटारकारा के पास कुलकादा में एक छोटा सा गांव है। बापूजी स्मारक ग्रांडशाला गांव का एक पुस्तकालय इस राज्य का पहला पुस्तक गांव बनाने के इस प्रयास में सबसे यह आगे है। अब जान लेते हैं इस पुस्तकालय के बारे में भी। पुस्तकालय गांव के विभिन्न कोनों में बुक सेल्फ या बुक नेस्ट स्थापित करके पढ़ने के प्रति जुनून पैदा करता है। कोई भी व्यक्ति बुक नेस्ट से किताब ले सकता है, उसे पढ़ सकता है और उन्हें वापस रख सकता है।
ऐसी 11 अलमारियां गांव में लगाई गई है और घर में 7,000 से ज्यादा किताबें हैं। मतलब उस पुस्तकालय घर में 7,000 से ज्यादा पुस्तकालय है। पुस्तकालय घरों में किताबें भी पहुंचाता है। पुस्तकालय घरों में मतलब स्पेशल घर में जाकर किताबें भी पहुंचाता है। महान मलयालम लेखक एम.टी. वासुदेव नारायण ने इसे बुक विलेज कहा है। अब बात हुई है केरल के बारे में, तो जान लेते हैं केरल के बारे में। यह है मैप में केरल, जो कि साउथ में स्थित है। यहाँ की राजधानी यानी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ का गवर्नर है तथा पिनराई विजयन यहाँ का सरकार यानी कि सीएम है। लोकसभा सीटों की संख्या पर यहाँ पर 20 है। 9 राज्यसभा सीटें हैं, 140 विधानसभा सीटें हैं। अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, माठीकेटन नेशनल पार्क, पडम्बम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ का ही नेशनल पार्क है, जिसमें पेरियार नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि रूस। रूस ने 20 जुलाई 2021 को यानी परसों के दिन दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कुपस्टिन यार में अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली यानी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसने योजना के अनुसार उच्च गति वाले बैलिस्टिक लक्ष्य को मारा है। S-500 मिसाइल प्रणाली अल्माज एंटी एयर डिफेंस कंसर्न द्वारा विकसित की जा रही है। परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद पहले S-500 सिस्टम, जिन्हें टाइमफेटर एम भी कहा जाता है, और प्रोमेथियस को मॉस्को शहर के बाद एक वायु रक्षा इकाई में रखा जाएगा। अब जान लेते हैं इस S-500 मिसाइल के प्रणाली के बारे में। S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी एबल है। S-500, जिसे प्रोमोटी या 55R6M ट्रिम्फेटर एम के रूप में भी जाना जाता है, एक रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, जो दुनिया में सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और अंतरिक्ष में होने वाले हमलों का भी मुकाबला करने में यह पूर्ण तरह से कैपेबल है। अब बात हुई है रूस के बारे में, तो जान लेते हैं रूस के बारे में। रूस, जो कि जिसकी राजधानी है मॉस्को, यहाँ का करेंसी है रशियन रूबल। यह है वर्ल्ड मैप में रूस, जो कि एशिया में भी स्थित है तथा इसका कुछ भाग यूरोप में भी स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश, यूपी। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। यह देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इकाई होगी। पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए परियोजना की घोषणा की गई है। इसके लिए कंपनी 250 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करेगी, जो वह सौर ऊर्जा जैसे अच्छे स्रोतों से पैदा करती है। इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से बिल्कुल ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए मथुरा की टीटीजेड से निकटता के आधार पर चुना गया है। अब बात हुई है आईओसी के बारे में, तो आईओसी के बारे में जान लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनी है, जिसके चेयरपर्सन अभी वर्तमान में श्रीकांत माधव वैद्य है तथा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 30 जून 1959 की इसकी स्थापना हुई थी। इसके कई सब्सिडरी हैं, जैसे कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लंका आईओसी तथा इसके और कई सब्सिडरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को कब तक बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 2025 तक। भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। यह योजना 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ऋण की सुविधा के लिए
शुरू की गई थी। अब जान लेते हैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में। यह योजना महिलाओं और अनुसूचित जनजाति समुदायों को कृषि क्षेत्र से बाहर, जो कि विनिर्माण सेवाओं और व्यापार क्षेत्र में है, एक ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बैंक ऋण प्रदान करती है इन्हें। योजना के आरंभ में अब तक 26,204.49 करोड़ रुपए की 1,16,266 ऋण का विस्तार किया जा चुका है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स द्वारा रुपए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच बढ़ाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को भारत सरकार द्वारा महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता का समर्थन करने के लिए की गई थी। यह स्टार्टअप इंडिया के समान लेकिन अलग है। दोनों भारत सरकार की अन्य प्रमुख योजना जैसे मेक इन इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सागरमाला, भारतमाला उड़ान, RCS, डिजिटल इंडिया, भारत नेट और उमंग के समर्थक और लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल 2016 को महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता का समर्थन करने के सरकार के प्रयासों के तहत स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतना बात हम लोग स्टार्टअप इंडिया के बारे में जान लिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 600 किलोमीटर प्रति आवर से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किस देश में हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चाइना। हाल ही में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण यानी उद्घाटन चाइना यानी में हुआ है। यह है मैग्लेव ट्रेन जिसका उद्घाटन हाल ही में चाइना में हुआ है। इसका रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा से लगभग है। चाइना ने एक मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है जिसका 600 किलोमीटर प्रति घंटा का शीर्ष गति से सक्षम है, यानी इसका रफ्तार इतना सक्षम है कि जो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। अधिकतम गति ट्रेन को चीन द्वारा स्वविकसित और तटीय शहर चिंदगांव में निर्मित करेगी, जो विश्व शहर पर सबसे तेज जमीनी वाहन है। विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करते हुए मैग्लेव ट्रेन शरीर और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रैक के ऊपर लेविटेट करती है। चीन लगभग 2 दशकों से बहुत सीमित पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। अब बात हुई है चाइना के बारे में, तो जान लेते हैं चाइना के बारे में। उससे पहले इस ट्रेन के बारे में भी जान लेते हैं। संघाई में एक छोटी मैग्लेव लाइन है जो इस एक हवाई अड्डे के शहर तक चलती है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन द्वारा बीजिंग से संघाई लगभग 1000 किलोमीटर की अधिक की यात्रा करने में केवल 2.5 घंटे लगेंगे। अक्टूबर 2016 में शुरू की गई हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन परियोजना ने 2019 में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन की गई शीर्ष गति के साथ एक चुंबकीय उत्तोलन ट्रेन प्रोटोटाइप का विकास देखा और जून 2020 में एक सफल परीक्षण चलाया। अब बात हुई है चीन के बारे में, तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन यह ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है। यहाँ की राजधानी बीजिंग है तथा रेनमिनबी यहाँ का करेंसी है। शी जिनपिंग जी यहाँ का राष्ट्रपति है। यह है वर्ल्ड मैप में चाइना, जो कि रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। इसके ऊपर में है रसिया है या इसके नीचे में है भारत है तथा बीच में कई छोटे छोटे देश हैं जैसे कि नेपाल, भूटान इत्यादि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू शेपर्ड रॉकेट जहाज अंतरिक्ष पर किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने, जो कि बहुत अरबपति है, अरबपति जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट जहाज न्यू शेपर्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी यात्रा की है। उनके साथ उनके भाई मार्क बेजोस अंतरिक्ष अग्रणी दौड़ के 82 वर्षीय वैली फंक और एक 18 वर्षीय छात्र थे। उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ने वाली सबसे बड़ी खिड़कियों के साथ एक कैप्सूल में यात्रा की जो पृथ्वी के आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती है। इस उड़ान में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वैली फंक और सबसे कम उम्र के छात्र ओलिवर डेमन थे। जब कैप्सूल 10 मिनट 10 सेकंड की उड़ान के बाद वापस नीचे आ गया तो जेफ बेजोस ने कहा, अब तक का सबसे अच्छा दिन यानी बेस्ट डे एवर। बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा निर्मित न्यू शेपर्ड को अंतरिक्ष पर्यटन के बढ़ते बाजार की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है। जेफ बेजोस ने अमेजन के सीईओ तथा फाउंडर हैं। अब बात हुई है अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस के बारे में तथा अमेजन के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं।
यह है इमेज में जेफ बेजोस। यह है अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट है। इनका जन्म 12 जनवरी 1964 को हुआ था, यानी यह 57 वर्ष के हैं। इनका जन्म न्यू मैक्सिको यूएसए में हुआ था तथा इनका हाइट 1.71 मीटर है। इनके स्पाउस का नाम मैगजीन स्कॉट है तथा इनकी एजुकेशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हुई थी। अब जेफ बेजोस जी अमेजन के फाउंडर तथा सीईओ हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अभी इनके जेफ बेजोस नहीं, एंडी जैसी सीईओ है अमेजन के, लेकिन फाउंडर तो यही कहला है ना जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस के बारे में जरूर जानेंगे। Amazon.com ई कॉमर्स कंपनी है एक। इसके सीईओ अभी वर्तमान में एंडी जैसी है, जो कि 5 जुलाई 2021 से अभी वर्तमान में पदस्थापित है। इसके फाउंडर तो हम लोग जान ही गए कि जेफ बेजोस जी हैं। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अभी सीटल वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसके कई सब्सिडरी है, जैसे कि ऑडिबल, जैपोस, होल फूड्स मार्केट, एबे बुक्स तथा और इसके कई सब्सिडरीज हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने कहां पर भारतीय विरासत संस्थान निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश में सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह समृद्ध भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रभावित करेगा, जिससे कला यानी आर्ट्स, कंजर्वेशन, म्यूजियोलॉजी, आर्चिवल स्टडीज, आर्कियोलॉजी, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, एपिग्राफी, न्यूमिज्माटिक्स, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी यानी पांडुलिपि विज्ञान के साथ साथ संरक्षण के इतिहास में पराशास्त्रक और परास्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रमों की ओर अग्रसर होगा तथा संस्थान के सेवारत कर्मचारियों और छात्रों की प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। इस संस्थान की स्थापना पुरातत्व संस्थान यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के तहत अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय, सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि NRLC, लखनऊ नेशनल म्यूजियम, इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एंड म्यूजियमोलॉजी और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स यानी IGNCA नई दिल्ली के अकादमिक विंग को एकीकृत करके की जा रही है, जिसे एक विश्वविद्यालय माना जाता है। इतना बात हम लोग न्यू भारतीय विरासत संस्थान स्थापित होने जा रहा है उसके बारे में जान लिए। तो बात हुई है नोएडा के बारे में। नोएडा जो कि यूपी में है, तो यूपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह है मैप में यूपी की राजधानी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आनंदीबेन पटेल यहाँ का गवर्नर है। योगी आदित्यनाथ यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। 80 लोकसभा सीटें हैं, 31 राज्यसभा सीटें हैं तथा 403 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 100 लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसमें 90 इलेक्टेड होते हैं तथा 10 नॉमिनेटेड होते हैं। यहाँ का मुख्य एक नेशनल पार्क है जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NMGC ने किस राज्य में 6 नदियों के कार्यकलाप हेतु नई परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तराखंड। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ने अपनी 36वीं कार्यकारी समिति में उत्तराखंड में 6 नदियों के कार्यकलाप के लिए नई परियोजना की मंजूरी दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के अनुसार उत्तराखंड में कुल 9 प्रदूषित खंड है और उनमें से 6 उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न सहायक नदियों जैसे बिहेला, ढेला, कीचा, नंदोर, पिलंखा और कोसी छोटी नदियों पर है। अब इतना बात उत्तराखंड के बारे में हुई है, तो उत्तराखंड के बारे में भी जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में एक छोटा सा राज्य जो रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ का गवर्नर है बेबी रानी मौर्य तथा तीरथ सिंह रावत यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं। 5 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर तथा 70 कुल विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क तथा नंदा देवी राजा जी नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही OFT भारतीय नौसेना को कितने रिमोट कंट्रोल तोपे सौंपेगी? OFT यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली भारतीय नौसेना को
25 रिमोट कंट्रोल तोपें सौंपेगी। यह है रिमोट कंट्रोल तोप जो कि भारतीय नौसेना को जल्द ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली 25 तोप ऐसा सौंप देगी। यह बंदूक दिन और रात के संचालन के माध्यम से लक्ष्यों के अवलोकन और ट्रैकिंग के लिए एक इनबिल्ट सीसीडी कैमरा, थर्मल इमेजर और एक लेजर रेंज फाइंडर से लेस है, यानी कि लेजर रेंज फाइंडर यानी रेंज बता देगा कितना दूरी पर वह है, कितना दूरी से यह भेद कर सकता है। बंदूकी समुद्री अनुप्रयोगों के लिए और दूर से लक्ष्य में भेद कर सकती है। यह बहुत ही माहिर है ऐसा भेद करने में, जिसे यह बनाया जा रहा है। अब बात हुई है इंडियन नेवी के बारे में तथा ओएफटी के बारे में। तो ओएफटी एक तिरुचिरापल्ली का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कंपनी है जो कि बनाते रहती है मिसाइल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमेशा बनाते रहती है। इंडियन नेवी एक भारत का आर्म्ड फोर्सेज है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में एडमायरल करमबीर सिंह जी स्थापित है तथा कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट यानी भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। वाइस एडमायरल जी अशोक कुमार हैं तथा डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल रवनीत सिंह जी हैं। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को इंडियन नेवी दिवस यानी इंडियन नेवी दिवस भारतीय नौसेना दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्यसभा सदन के उप नेता नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी। यहां इमेज में मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त करने की घोषणा की है। नकवी ने पीयूष गोयल का स्थान लिया है जिन्हें उच्च सदन के नेता के रूप में पदोन्नत किया गया है। गोयल और नकवी दोनों ने उनके लिए अपना काम पूर्व निर्धारित किया है। उन्हें उच्च सदन में विपक्ष को संभालना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि विधेयकों को पारित करने की अनुमति देने के लिए सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ दोस्तों असम सरकार जो कि नए बने हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी, इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। यह हिमंत बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि असम के लिए अब तक राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा खेल पेंशन दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस फैसले से राज्य के खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी घोषणा किया है कि सदन बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को एक सद्भावना संदेश भेजेगा जो टोक्यो ओलंपिक्स में पदक के लिए होड़ में है। मुख्यमंत्री ने असम विधानसभा कैबिनेट की बैठक के 6ठे दिन खेल पेंशन बढ़ाने की बात कही है। इसके अलावा मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार खिलाड़ियों की पेंशन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की योजना बना रही है। अब बात हुई है असम सरकार के बारे में, तो जान लेते हैं असम के बारे में। यह है मैप में असम की राजधानी दिसपुर है तथा जगदीश मुखी जी यहाँ का गवर्नर है। हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ का चीफ मिनिस्टर है जो कि नए चीफ मिनिस्टर बने हैं 2-3 महीने पहले। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 14 है, 7 राज्यसभा सीटें हैं तथा 126 विधानसभा सीटें हैं। डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा मानस तथा नमेरी यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए यानी वित्तीय वर्ष 2022 के लिए एडीबी ने भारत के आर्थिक विकास का अनुमान कितना होने का अंदाज लगाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है यानी कि 10%। एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने जुलाई
जुलाई के लिए अपने एशियाई विकास आउटलुक यानी एडीओ के अनुपूरक में वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाकर 10% कर दिया है। जो पहले से यह अनुमान 11% लगाया गया था, बाद में इसे कम करके 10% यानी 1% का अनुमान कम लगाया गया है। बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी ने कोरोना वायरस महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को कम कर दिया है। इसके अलावा एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 यानी 22-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के पहले के वृद्धि दर 7% को 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। यानी पहले से 7% अनुमान लगाया था, अब 7.5% अनुमान लगाया है। अब बात हुई है इतना जीडीपी के बारे में, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, जो कि घरेलू उत्पाद से बड़े देश के बड़े विकास यानी जीडीपी देश के विकास में बहुत ही बड़ा मायने रखता है। यानी जीडीपी का गिरावट बहुत ही देश का बहुत घाटा माना जाता है तथा जीडीपी में विकास यानी बढ़ोतरी देश के लिए बहुत ही ग्रोथ माना जाता है। तथा बात हुई है एडीबी के बारे में, तो जान लेते हैं और एडीबी के बारे में। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि एक कंपनी है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मेट्रो मनीला मोडुलम शहर में स्थित है। कंपनी एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालयों का भी रखरखाव करती है। बैंक एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को स्वीकार करता है। एडीबी की स्थापना के समय 31 सदस्य थे जिसमें जो कि अब 68 सदस्य हो गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंकिंग और वित्तीय सेवा की प्रमुख कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने भारत में कहां पर अपनी वैश्विक केंद्र खोला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हैदराबाद। बैंकिंग और वित्तीय सेवा की प्रमुख कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने भारत में इंजीनियरिंग और बिजनेस नवीनीकरण के लिए अपने वैश्विक केंद्र का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत हैदराबाद में एक नई सुविधा खोली है। हैदराबाद बैंकिंग और वित्तीय सेवा के लिए एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में उभरता आ रहा है। नए कार्यालय में साल के अंत तक लगभग 800 लोगों को होने और 2023 तक 2500 से अधिक लोगों को होने की पहुंचने की उम्मीद है। नया कार्यालय इंजीनियरिंग, वित्त, मानव पूंजी प्रबंधन और उपभोक्ता बैंकिंग के समर्थन और डिजिटल बैंकिंग में विशेषज्ञता, कृत्रिम बुद्धि और मशीनें सीखने के क्षेत्र में कार्यों की मेजबानी करेगा। अभी तक बात हुई है गोल्डमैन सैक्स के बारे में, तो गोल्डमैन सैक्स के बारे में जान लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 1869 में की गई थी न्यूयॉर्क यूएसए में। इसके सीईओ भी वर्तमान में डेविड एम सोलोमन है तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अभी वर्तमान में इसका रेवेन्यू 4460 करोड़ यूएस डॉलर 2020 के अनुसार है। इसके फाउंडर थे मार्कस गोल्डमैन सैमुअल सैक्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने एमलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए एमलेक्स नामक अपनी तरह का मतलब अपने स्वदेशी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है जो अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाता है और बदले में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन को 3 गुना बढ़ा देता है। सांस के दौरान उपकरण रोगी को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन आपूर्ति करेगा और जब रोगी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो वह ट्रिप हो जाएगा। यह युक्ति जो बनाया गया है, यह युक्ति है। अब जान लेते हैं एमलेक्स के बारे में। एमलेक्स ऑक्सीजन सिलेंडरों के विशेष रूप से विकसित एक प्रणाली थी जो कि रोगी को सांस लेने और सांस छोड़ने के साथ ऑक्सीजन के प्रवाह को सिंक्रनाइज करती है और इस प्रकार लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए जलाशय में बड़ी मात्रा के ऑक्सीजन का संरक्षण करती है। चूंकि एमलेक्स सांस के दौरान और यात्रा के दौरान रोगियों को ऑक्सीजन की एक आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करता है, जब रोगी सीओटी छोड़ता है या उस समय ऑक्सीजन के प्रवाह को बचाता है। तो इतना बात हम लोग एमलेक्स के बारे में जान गए। तो दोस्तों यह था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था,
भारत का पहला टच स्क्रीन ग्रेन एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया था है? तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम। गुड़गांव, पहले इसका नाम गुड़गांव था जो कि हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर भारत का पहला टच स्क्रीन ग्रेन एटीएम खोला गया है। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितनी राशि तक अधोसूचित किया है? तो आपका ऑप्शन है 68%, ऑप्शन बी है 75%, ऑप्शन सी है 74% तथा ऑप्शन डी है 75%। तो दोस्तों आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारे तरफ से आने वाले सारे के सारे अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाएं। यह है हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का यूट्यूब चैनल जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं। इससे यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर ज्वाइन कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वहां पर सभी दिन का करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल फ्री में आपको अवेलेबल है। वहां पर आपको सभी के सभी पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।